बता देता हूं कि जैसे कीमत में परिवर्तन की वजह से जब मांग में परिवर्तन होता है तो उसको बोलते हैं मांग की कीमत लोच। लेकिन अगर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाए और उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने की वजह से जब मांग में परिवर्तन होता है तो उसको बोलते हैं मांग की आय लोच। यानी कि उपभोक्ता की जब आय बदलती है तो उपभोक्ता की आय बदलने से जब वस्तु की मांग में परिवर्तन जो होता है उसको बोलते हैं मांग की आय लोच। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मान लीजिए हमारी आय जो है वो है 100 रुपये और जो मांग है, मांग मान लीजिए 100 ही इकाई है। तो अगर हम ये मान लें कि वस्तु सामान्य है, सामान्य वस्तु है, हम ये मान लें कि वस्तु सामान्य है, तो उपभोक्ता की आय 100 रुपये से बढ़कर 150 रुपये होने पर वस्तु की मांग 120 हो गई, हम ये मान रहे हैं। इसका मतलब जो आय में प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, आय में प्रतिशत परिवर्तन वो हुआ है हमारा 50% का, और जो मांग में प्रतिशत परिवर्तन हुआ है वो हुआ है मान लीजिए 20% का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको मांग की लोच निकालनी है, आय मांग की लोच निकालनी, जिसको हम EY बोल रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला बनेगा मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत नहीं सॉरी, आय में प्रतिशत परिवर्तन। और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो इसका मतलब है कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन आपका है 20%, कीमत में है 50%, तो इसका आंसर आएगा 0.4, यानी कि EDY जो है वो लेस देन 1 है, लेस देन 1 है। इस चीज़ की वजह से ऐसी वस्तु जो होती है वो अनिवार्य वस्तु की श्रेणी में आती है, वो हम डिटेल आपको करवाएंगे। साथ ही साथ अगर ED जो है वो मोर देन 0 है तो इसका मतलब ये एक तरीके से सामान्य वस्तु की स्थिति में आती है, उसका डिटेल हम आपको करवाते हैं। अभी फिलहाल आप समझ लीजिए कि मांग की लोच क्या होती है, मांग की आय लोच क्या होती है कि आय में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात मांग की आय लोच कहलाता है। या आप ये भी कह सकते हो कि मांग की आय लोच मांग में प्रतिशत परिवर्तन और आय में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। और जब आप इसे फार्मूला वाइज डेरिवेट करके दिखाते हो तो आप लिख सकते हो कि EY इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा Y इंटू Y अपॉन में Q। यहाँ पे Y जो है वो आय को डिनोट कर रहा है, Q जो है वो मात्रा को डिनोट कर रही है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में यहाँ तक आ गई होगी। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्रकारों के बारे में, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बेसिकली जैसे हम बात कर रहे हैं मांग की आय लोच के प्रकार की या श्रेणियाँ की, तो दोस्तों इसकी कई बुक्स में इसकी 3 श्रेणियां हैं, कई बुक्स में इसकी 5 श्रेणियां हैं। मैं आपको 3 श्रेणियों के और 2 सब कैटेगरी के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला एक ऐसी वस्तु हो सकती है जिसमें आय बढ़ने से मांग बढ़ जाए, एक ऐसी वस्तु हो सकती है। एक ऐसी वस्तु भी होती है जिसमें आय बढ़ने से मांग घट जाए, ऐसा भी हो सकता है। और एक ऐसी वस्तु भी हो सकती है जिसमें आय बढ़ेगी लेकिन जो मांग है वो स्थिर रहेगी। इसके अलावा कोई और कैटेगरी नहीं बनती। आप अपना विवेक लगाइए, अपनी बुद्धि लगाइए और बताइए कि क्या कोई ऐसी कैटेगरी बन सकती है जिसमें इन तीनों के अलावा कोई, यानी कि आय बढ़ने से मांग या तो बढ़ेगी या घटेगी या से स्थिर रहेगी। अनंत तो हो नहीं सकती मांग, 0 तो हमने मान ही लिया कि मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का दोस्तों सिंपल मतलब ये हुआ कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी मांग आय से प्रभावित होती है, कुछ वस्तु ऐसी होती है जिनकी मांग आय से प्रभावित नहीं होती। यानी कि आय बढ़ने से मांग स्थिर हो सकती है, आय बढ़ने से मांग बढ़ सकती है, आय बढ़ने से मांग घट सकती है। तो अगर आय बढ़ने से मांग बढ़ती है तो उसको बोलते हैं धनात्मक आय लोच। अगर आय बढ़ने से मांग घटती है तो उसको बोलते हैं ऋणात्मक आय लोच। और अगर आय के बढ़ने से मांग स्थिर रहती है तो उसको बोलेंगे हम शून्य आय लोच।
इतनी सी बात आपको याद रखनी है। यानी कि धनात्मक आय लोच कब कहलाएगी, जब आय के बढ़ने से मांग बढ़ेगी। ऋणात्मक कब कहलाएगी, जब आय के घटने से मांग घटेगी। और पॉजिटिव कब कहलाएगी, शून्य आय लोच कब कहलाएगी, जब आय के स्थिर रहने पर मांग स्थिर रहती है। यानी कि धनात्मक आय लोच का अगर आप फार्मूला वाइज बनाओगे, मतलब डायग्राम बनाओगे, तो इस तरीके की मांग होती है। यानी कि इसमें हम लिखते हैं, मान लीजिए आय, और यहां लिखते हैं मांग। तो आपका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके का बनेगा धनात्मक आय लोच की स्थिति में। ऋणात्मक आय लोच की स्थिति में अगर आप डायग्राम बनाते हो तो आपका इस तरीके का डायग्राम बनेगा, जो दर्शाता है कि आय के बढ़ने से मांग जो है वो घट जाएगी। और अगर शून्य आय लोच है तो डायग्राम इस तरीके का बनेगा, जो दर्शाता है कि आय के समान, आय के बढ़ने या घटने से जो मात्रा है उस पर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। ये दोस्तों सामान्य वस्तु की स्थिति है, और इस स्थिति में जो आपका EY होगा, इट विल बी मोर देन 0, हमेशा ही पॉजिटिव होगा। ये ऋणात्मक की स्थिति है, यानी कि ये घटिया वस्तु की स्थिति है, और इस स्थिति में EY जो है वो लेस देन होगा 0 से। और शून्य आय की लोच की स्थिति में जो EY है वो होगा आपका 0। अब चलिए इसके एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हम मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि एक वस्तु है जिसकी कीमत है मान लीजिए 10 रुपये, और उपभोक्ता उसकी मांग जो कर रहा है वो 50 कर रहा है। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि कीमत जो है वो डबल हो गई, 20 हो गई, यानी कि 10 कीमत बढ़ी, और मांग भी जो है वो आपकी 10 बढ़ गई, 60 हो गई, यानी कि ये धनात्मक हो गया। इस स्थिति में अगर आप कीमत में प्रतिशत परिवर्तन निकालोगे, चलिए मैं बता देता हूं पहले, आप अगर मांग में प्रतिशत परिवर्तन निकालोगे, कीमत नहीं है, आय है, आय है, अगर मांग में प्रतिशत परिवर्तन निकालोगे, प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालते हैं, जो बीच का डिफरेंस आया है, यानी कि ये जो परिवर्तन आया है 10 का बटे में जो शुरुआती कीमत मांग थी 50 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, तो ये 20% का परिवर्तन आया है। यानी कि जो मांग में प्रतिशत परिवर्तन आया है वो 20% का आया है, और जो आय में प्रतिशत परिवर्तन आया है 10 का परिवर्तन हुआ, शुरू में 10 थी, इंटू 100 से करेंगे तो 100 आ जाएगा। इसका मतलब इस केस में आंसर 0.2 आएगा। तो आप देख सकते हो कि अगर वस्तु सामान्य है, आय बढ़ने से मांग बढ़ रही है, तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। वहीं अगर मान लीजिए मांग घट रही होती, सपोज कीजिए हम इसी कंडीशन को लेते और मांग को हम 40 मान लेते हैं, 40 मान लेते हैं, तो इसका मतलब है कि जो मांग में कमी हुई है वो यहाँ पे -20 लिखते, तो आपका आंसर -0.2 आता। कहने का दोस्तों मतलब ये हुआ कि अगर आपकी अगर वस्तु सामान्य है तो EDY मोर देन 0 ही होगी, घटिया है तो EDY लेस देन 0 होगी, और अगर अति अनिवार्य वस्तु है तो ऐसी वस्तु की मांग की आय लोच 0 होती है। यानी कि अति अनिवार्य वस्तु की आय बढ़ने से या घटने से मांग पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। दोस्तों अगर हम बात करें आय लोच के बारे में, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे बताया, सामान्य वस्तु की हमने बात की। अब सामान्य वस्तु में 3 तरीके की श्रेणी हम निकाल सकते हैं। पहला है EY मोर देन 1, दूसरा है EY इक्वल टू 1, तीसरा है EY लेस देन 1 बट EY मोर देन 0, मतलब इन दोनों के बीच की कैटेगरी है। तो पहली स्थिति ये वाली है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा, जैसे आप जानते हो इकाई का मतलब हम ऑलरेडी बता चुके 1 होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आय में प्रतिशत परिवर्तन होगा, आय में प्रतिशत परिवर्तन जो भी होगा, मांग में अधिक प्रतिशत परिवर्तन होगा। और ऐसा तब होता है जब वस्तु विलासिता की हो, लग्जरी हो। यानी कि विलासिता की वस्तु की स्थिति में मांग की आय लोच
धनात्मक होती है। दोस्तों अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हो तो इन्हीं में से सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, और सब्जेक्टिव की तैयारी आप कर रहे हो तो इन्हीं को एक्सप्लेन करके सब्जेक्टिव बनता है। ऐसा नहीं होता दोस्तों कि कंसेप्ट तो वही रहता है, हाँ अप्रोच अलग अलग होती है। जो बच्चे सब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं उनकी अप्रोच ये रहेगी कि उनको डिस्क्रिप्टिव मोड में पढ़ना है, उनको डिटेल पढ़ना है, उनको आंसर प्रैक्टिस करने की प्रैक्टिस करनी है, और जो ऑब्जेक्टिव तैयारी कर रहे हैं उनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन कंटेंट तो वही रहता है दोस्तों। तो विलासिता वस्तु की स्थिति में मांग की आयलोच पॉजिटिव होती है। अगर वस्तु आरामदायक है, आरामदायक, तो आरामदायक वस्तु की स्थिति में मांग की आयलोच इक्वल टू 1 होगी। और अगर हम बात करें दोस्तों, अगर वस्तु अनिवार्य है, अनिवार्य है, तो अनिवार्य वस्तु की स्थिति में मांग की आयलोच शून्य से ज्यादा यानी कि 1 से कम होगी। तो दोस्तों ये 3 कैटेगरी है, यानी कि विलासिता वस्तु की स्थिति में जितना प्रतिशत परिवर्तन मांग में होता है, आय में होता है, मांग में उससे ज्यादा प्रतिशत परिवर्तन होता है। ईडीवाई तब कहलाएगी जब जितना प्रतिशत परिवर्तन आय में होगा मांग में उसके बराबर प्रतिशत परिवर्तन होगा। यानी कि अगर आय में 20% का परिवर्तन होता है तो मांग में भी 20% का परिवर्तन होगा। ऐसी वस्तु की स्थिति में आमतौर पर आरामदायक वस्तु की स्थिति मानी जाती है। और ईडी लेस देन 1 तब, ईवाई लेस देन 1 तब कहलाएगा जब जितना प्रतिशत परिवर्तन आय में होता है मांग में उससे कम प्रतिशत परिवर्तन होगा, और ऐसा अनिवार्य वस्तु की स्थिति में होता है। यानी कि इस स्थिति में मांग में अधिक प्रतिशत परिवर्तन होगा कि आय की तुलना में। इस स्थिति में जितना प्रतिशत परिवर्तन आय में हुआ है मांग में उसके समान प्रतिशत परिवर्तन होगा, और इस स्थिति में आय में जितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है मांग में उससे कम प्रतिशत परिवर्तन होगा। एक बार दोस्तों मैं आपको मांग की आयलोच समराइज कर देता हूं। मांग की आयलोच, मांग की आयलोच, मांग की आयलोच का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे आय में प्रतिशत परिवर्तन। तो मांग की आयलोच आय में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को बताती है। इसके 5 प्रकार मान लीजिए। पहला है, या 3 प्रकार भी मान सकते हैं, धनात्मक आयलोच, धनात्मक आयलोच। धनात्मक आयलोच की स्थिति में ई वाई जो होती है वो हमेशा ज्यादा होगी 0 से, पॉजिटिव ही होगी। यानी कि इस स्थिति का मतलब है कि जब आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, ये इसका मतलब है, और आय घटेगी तो मांग घटेगी। इसकी 3 श्रेणियां हैं। पहला है ई वाई मोर देन 1, दूसरा है ई वाई लेस देन 1, और तीसरा है ई वाई इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आय में 20% का परिवर्तन आता है तो जो मांग है उसमें 50% का परिवर्तन आएगा। यानी कि आय में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में मांग में अधिक प्रतिशत परिवर्तन होगा। इस स्थिति में अगर आय में 20% का परिवर्तन आता है तो मांग में 10% का परिवर्तन आएगा। यानी कि जितना प्रतिशत परिवर्तन आय में होता है मांग में उससे कम प्रतिशत परिवर्तन होगा। इस स्थिति में जितना प्रतिशत परिवर्तन आय में होता है उतना ही प्रतिशत परिवर्तन मांग में देखने को मिलेगा। यानी कि इस स्थिति में जो आय में प्रतिशत परिवर्तन होगा और मांग में प्रतिशत परिवर्तन होगा वो बराबर बराबर होगा। इसके अलावा दोस्तों ऋणात्मक आयलोच होती है। दूसरा नंबर पे ऋणात्मक आयलोच का क्या मतलब है? ऋणात्मक आयलोच का मतलब है कि इस स्थिति में आय के बढ़ने से मांग कम हो जाएगी और आय कम होने से मांग बढ़ जाएगी। और तीसरा होता है शून्य आयलोच। शून्य आयलोच, शून्य आयलोच का मतलब है कि अगर आय बढ़ती है तो इसका असर मांग पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। दोस्तों ये होता है जब वस्तु अति अनिवार्य होती है। जैसे नमक है, आप आय बढ़ने से ज्यादा नमक तो खाओगे नहीं। ये तब होता है जब वस्तु घटिया होती है, और ये तब होता है जब वस्तु, ये वाला तब होता है जब वस्तु, यानी कि धनात्मक तब होता है जब वस्तु सामान्य वस्तु होती है। और इसके 3 कैटेगरी हैं। पहला है ई वाई मोर देन 1, ये तब पाया जाता है जब वस्तु विलासिता की होती है। ईडी लेस देन 1 ये तब पाया जाता है जब वस्तु अनिवार्य होती है। ये अति अनिवार्य है या अनिवार्य है। और ईडी इक्वल टू 1 ये तब होता है जब वस्तु सामान्य होती है। यानी कि सामान्य मतलब आप कह सकते हो या विलासिता भी बोल सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मांग की आयलोच का कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।